हमारे सब समाज एकता संगठन के सभी पदाधिकारियों का, परिवार के सभी सदस्यों का, खासकर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फरमान हिंदुस्तानी जी का, जो संगठन में मेरे पिछले कार्यकाल के आधार पर, पिछले कार्यों की गतिविधि नेतृत्व के आधार पर आज मुझे सब समाज एकता संगठन के बेहतर कार्यों के लिए, बेहतर नेतृत्व के लिए श्रेष्ठ नेतृत्व अवार्ड 2020 से 2024 तक से सम्मानित करने का कार्य किया। आपको दिखाना चाहूँगा, मैं आज ऑफिस में था तो मुझे कुरियर प्राप्त हुई और आज दिखाना चाहूँगा कुछ आपको कि सब समाज एकता संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय से मुझे क्या क्या भेजा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको संगठन के द्वारा जो मुझे भेजा गया है उनसे आपको बताते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें बधाई पत्र हैं, जिसमें संगठन के पिछले 5 साल के कार्यों की गतिविधियों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और एक दो और पार्सल है, मैं खोला नहीं हूँ, खोल देता हूँ, एक मिनट रहिए। ये है, इसमें लिखा हुआ है बेस्ट लीडरशिप अवार्ड 2020-24। ठीक है, और विशेष धन्यवाद हमारे संगठन के सभी सेनानियों को और सभी पदाधिकारियों को जो संगठन के पिछले 5 साल के कार्यकाल से मुझे इस योग्य समझा। और एक और पार्सल हो, मैं उसे खोलता हूँ, इसमें क्या है पता नहीं। ये सर्टिफिकेट है। ठीक है, और ये दोनों है, आपको दिखाना चाहूँगा, जो सब समाज एकता संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय से भेजा गया है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो दोनों सर्टिफिकेट भेजा गया है और एक ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैमरा फ्रंट साइड कैमरा है तो आपको उल्टा दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए हमारे संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने सदस्य हैं और जितने भी मेंबर्स हैं राष्ट्रीय मैनेजमेंट टीम के, सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। और इसका श्रेय आप सभी लोगों को जाता है। मैं इस अवार्ड श्रेष्ठ नेतृत्व अवार्ड 2022-2024 का श्रेय आप सभी लोगों को देता हूँ और आप सभी लोगों को इसको बधाई देता हूँ और इसकी शुभकामनाओं कि आने वाले समय में आप इन अवार्ड का दावेदार बने। मेरे संगठन में दिए गए योगदान, संगठन में दिए गए समय के आधार पर संगठन के सबसे श्रेष्ठ नेतृत्व अवार्ड यानी बेस्ट लीडरशिप अवार्ड 2022 से लेकर 2024 तक से सम्मान करने का जो श्रेय है वो सभी आप लोग को जाता है। क्योंकि जो सम्मान, जो लीडरशिप अवार्ड आज मुझे प्रदान किया गया संगठन के कार्यों को लेकर के, इस सामाजिक कार्यों को लेकर के, ये मेरे अवार्ड नहीं है और ये मुझे नहीं प्रदान किया गया है, यह आप लोगों की मेहनत का परिणाम है कि आज संगठन के द्वारा आज मुझे बेस्ट लीडरशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इसके लिए एक बार पुनः मैं संगठन के सभी सेनानियों का, सभी पदाधिकारियों का, हमारे राष्ट्रीय मैनेजमेंट टीम के सभी सदस्यों का, नेशनल लेवल के सभी पदाधिकारियों का एक बार पुनः दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, पिछले 5 साल में हमारी संगठन सब समाज एकता संगठन ने कई सारे उतार चढ़ाव और चुनौतियों को झेला है। आज मैं इस सब समाज एकता संगठन की गतिविधियों पर चर्चा करूंगा कि कैसे
बड़ी से बड़ी चुनौती और मुश्किलों को सामना करते हुए आज सब समाज एकता संगठन आज देश के 27 राज्यों में सक्रिय है। आज हमारे सदस्य, हमारे लोग, हमारे सेनानी, सब समाज एकता संगठन के कार्यकर्ता, मेंबर्स, हमारी परिवार देश के 27 राज्यों तक फैल चुकी है। और ये यूं ही संभव नहीं हुआ। इसके पीछे का मेहनत, इसके पीछे का परिश्रम बहुत हमारे कार्यकर्ताओं ने इस संगठन को अपने खून पसीनों से सींचा है। आज उसकी एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी सफ़र इस सब समाज एकता संगठन का सुनाने जा रहा हूँ और आपको संगठन के इस चुनौती भरा सफ़र से परिचित कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, साल 2018 2018 मैं अपने रिसर्च कार्यों के आधार पर, अपनी स्टडी के आधार पर मुझे उस समय एक उम्मीद जगी मेरे मन में कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ की स्थापना किया जाए जो देश, समाज और राष्ट्र के लिए एक सकारात्मक चीज़ों के रूप में, एक सकारात्मक विचारधारा के रूप में उभर के आए। क्योंकि मेरा ये पर्सनल आइडियोलॉजी था कि देश आज जातियों में, धर्मों में, मजहबों के आधार पे टूट रहा है, बिखर रहा है और इसे संगठित और एकत्रित करने के लिए एक ऐसे एनजीओ और विचारधारा की ज़रूरत है जो इन सारी टूटती हुई विचारधाराओं को एक विचारधारा में बांध सके। ये जो हमारे मन की एक सोच थी, ये 2018 में उत्पन्न हुई जब मैं स्टडी कर रहा था। और वो एक सोच, वो एक सुझाव, वो एक चिंगारी आज सब समाज एकता संगठन को यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, 2018 के बाद हम अपने स्टडी और रिसर्च के लिए अलग अलग राज्यों में भ्रमण किए। अलग अलग राज्यों में जाकर के हमने रिसर्च किया, हमने कुछ डाटा की इकट्ठा की, इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की। 2016 से 2018 तक के बीच में फिर मुझे लगा कि नहीं, हमें इनके बारे में सोचने मात्र से नहीं होगा, हमें इनके बारे में कार्य करने की ज़रूरत है, इनके लिए तैयार होने की ज़रूरत है। और फिर हमने इसके लिए तैयारी शुरू की। साथियों, धीरे धीरे हमने इसकी नींव डालना शुरू किया और हमारे कुछ दोस्तों के मदद से मैंने इसका नाम दिया मिथिलांचल युवा छात्र संगठन, जो कि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक छोटा सा समूह था जिसमें 15 से 20 लोग थे। आज की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात है 2018 की, यानी कि 2018 की। ये उत्पत्ति का समय था, ये मेरी सोच की एक छोटी सी शुरुआत थी। और उसी 2018 की दिवाली में हमने एक छोटा सा अभियान, एक छोटी सी कैंपेन चलाई थी जिसका नाम था पर्यावरण रक्षा जीवन सुरक्षा। और दिवाली के मौके पे हम सभी लोगों ने, 15 लोगों ने पौधे रोपण करके इस अभियान की शुरुआत की थी। और इसी में जन्म हुआ था मिथिलांचल युवा छात्र संगठन का, एक छोटे से संगठन का, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ों से संबंधित डाटा को कलेक्ट कर रहे थे। उस समय की बात मैं आपको सुना रहा था। धीरे धीरे समय की पहिया घूमता गया और हम सभी लोग अन्य चीज़ों पे रिसर्च और जानकारियाँ इकट्ठा करते रहे। फिर आती है 2019। 2019 ठीक उसी प्रकार से हम लोगों के द्वारा बीता, लेकिन हम लोग रिसर्च और ट्रेनिंग के कार्यों से अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में भ्रमण करते रहे। उसके बाद 2019 खत्म होती ही, यानी कि 2019 के लास्ट दिसंबर तक चाइना पे एक आरोप लगाया जाता है और ये खबर आती है कि चाइना ने एक ऐसा वायरस को रिलीज किया है जो दुनिया को सबसे बड़ी खतरे में डालने वाली है। और यह खबर
दिसंबर में ही आती है, ठीक है। लेकिन अब साल आ जाती है 2020, यानी कि 2020 के जनवरी के गुजरते ही फरवरी में अब ये जो चाइना द्वारा जो छोड़ा गया है एक वायरस था, जो जिनका आरोप चाइना पे लगा कि चाइना के द्वारा एक वायरस छोड़ा गया है जो दुनिया को एक गंभीर खतरे में डालने वाली है। हम लोग उस समय मुरादाबाद में थे उस समय हम लोग होलिका किसान सम्मान समारोह में। जिस दिन होलिका किसान सम्मान समारोह हो रहा था 9 मार्च 2020 को होलिका किसान सम्मान समारोह समाप्त होने के बाद 10-11 मार्च को सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से यह अनाउंसमेंट की जाती है कि पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन रहेगी। फिर पूरी दुनिया ऐसे हो गई जैसे कि अस्थिर हो गई, इंसान अपने ही घरों में कैद हो गए, लोग से डरने लगे। याद कीजिए जरा उस समय को, याद कीजिए जरा उस मंजर को, याद कीजिए जरा उस दौर को जब देश में 21 दिन की अस्थायी लॉकडाउन लगाई गई थी। हमारा देश कई साल पीछे हो चुका था और हम सभी लोग उस दौरान अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। हमें अपने ही घर जेल की तरह दिखाई दे रहे थे। कितना भयावह मंजर था ना। अपनों के सब लेने से डरते थे। वो दौर, वो समय, वो मंजर भी जब आज भी हमारे आंखों के सामने में आती है मेरे दोस्त, तो रूहें कांप जाती है। अपने के सब लेने से डरते थे, अपने का अंतिम संस्कार नहीं कर पाते थे। लाखों करोड़ों लोग इस महामारी का शिकार हो गए और उसी समय जब हम सभी लोग अपने घरों में कैद थे, हम सभी लोग इस भयावह, इस संघर्ष, इस चुनौती से सामना कर रहे थे, उसी समय हम लोगों ने, यानी कि जो हमारी टीम थी, जो हम सभी लोग की टीम थी स्टडी का, ट्रेनिंग का, वो सभी लोग अपने घरों से निकल पड़े एक नई सफ़र के लिए, एक नई शुरुआत के लिए और एक नई बदलाव के लिए। हम सभी लोग 17 मई 2020 को मुरादाबाद से पैदल बलिया होते हुए, उत्तर प्रदेश के बलिया होते हुए पैदल निकल पड़े एक नई सफ़र की ओर, एक ऐसे सफ़र की ओर जो एक परिवर्तन की नई नींव को रख सके, जो परिवर्तन की एक नई विचारधारा को जन्म दे सके। और जो हम सभी लोगों की टीम थी, 35 से 40 लोगों की टीम, जो मुरादाबाद से अलग अलग जगहों के लिए निकली थी, उन सब लोगों ने एक प्लानिंग के जरिए अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर पे पहुँचे, देश के अलग अलग हिस्सों में गए। और मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लेकर बलिया होते हुए 15 दिनों के यात्रा के बाद दरभंगा के केवटी प्रखंड के लालगंज क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचा और मुझे वहां 15 दिनों तक क्वारंटाइन किया गया। दोस्तों, 17 मई 2020 को मैं लालगंज क्वारंटाइन सेंटर पे दरभंगा जिला के अंतर्गत वहां 14 दिनों के क्वारंटाइन किया गया। हमारे जितने भी साथी थे, हमारे जितने भी लोग थे, सभी लोग सोशल मीडिया और फोन्स के माध्यम से आपस में संपर्क बनाए हुए थे और इस 14 दिनों के अंदर हम एक नई बदलाव, एक नई उम्मीद, एक नई गतिविधि को नींव रखने वाले थे। उसके बाद एक प्लानिंग के अंतर्गत हम सभी लोगों ने एक योजना बनाई कि हमें अपने देश के लिए, हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम सभी लोगों ने ज़बरदस्त प्लानिंग की
हमारी टीम हमारे सहयोग कर रहे थे, जो हमारे MD आसिफ अली जी हैं, करीब बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग जगह से, अलग अलग शहर से, अलग अलग देश के कोने से हमें सहयोग कर रहे थे। उसके बाद 17 मई 2020 को क्वारंटाइन सेंटर के 2 दिनों के बाद हमने एक बेहतर प्लानिंग की और 19 मई 2020 को देश के अलग अलग हिस्सों में हमने हर एक क्वारंटाइन सेंटर पर पौधे रोपण कर पर्यावरण रक्षा जीवन सुरक्षा अभियान को शुभारंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत हमारा मकसद पर्यावरण के क्षेत्र में एक अद्वितीय बदलाव लाना था और इस आंदोलन का नाम हमने दिया था संस्कृति बचाओ आंदोलन, क्योंकि मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी है, जिस देश की सभ्यता और संस्कृति जब तक बची है उस देश का खत्म होना नामुमकिन है। आप याद कीजिए इतिहास को, यदि आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए तो वो देश खत्म हो गया है, वो देश विलुप्त हो गया है जिसका सभ्यता और संस्कृति खत्म हो गई है। जिसकी पहचान ही खत्म हो जाए तो उसका रहना और ना रहना अस्तित्व में ही नहीं होता। तो दोस्तों 19 मई 2020 को हम सभी लोगों ने देश के अलग अलग कोने में पर्यावरण रक्षा जीवन सुरक्षा अभियान चलाया, जहां से मैंने शुरुआत की केवटी प्रखंड के लालगंज क्वारंटाइन सेंटर में, जहां पे पौधे लगाए गए हैं। लगभग हम सभी लोगों ने अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर पर हजारों पौधे रोपण किए, हजारों पौधे लगवाए और इस प्रकार से उत्पत्ति हुई संस्कृति बचाओ आंदोलन की, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन उत्पन्न हुई। इसी में एक ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया संस्कृति बचाओ यूनियन, यानी कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की प्राचीन चीज़ें, हमारे देश की धरोहर के संरक्षण करना हमारे उद्देश्य। इसके साथ ही संस्कृति बचाओ यूनियन के 51 उद्देश्य निर्देशित किए गए थे, 51 उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें हम सभी लोगों ने लगभग 31 उद्देश्यों के साथ कार्य करना शुरू किया और हमारे जो लोग थे देश के अलग अलग हिस्सों में, उनका हमें भरपूर सहयोग और समर्थन मिला। इसके साथ ही इस प्रकार से संस्कृति बचाओ यूनियन अस्तित्व में आई। 2020 पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा भयावह स्थिति में हर एक चीज़ों को लाके खड़ा कर दिया था। आज हर लोग 2020 की बात करते हुए डर जाते हैं। हर इंसान अपने जीवन में आने वाले भविष्य में यह कामना करता है कि वैसी स्थिति कभी ना आए इन द फ्यूचर में। कई देशों को धराशायी कर दिया, कई कंपनियों को धराशायी कर दिया, कई सारे लोग को फिर से उठना पड़ा। ये स्थिति, ये वो दौर था जब प्राकृतिक ने अपने हिसाब से लोगों के साथ खेलना शुरू किया और पर्यावरण रक्षा जीवन सुरक्षा अभियान मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि हम सब लोगों ने इस प्राकृतिक के साथ खेला है, इस प्राकृतिक के साथ अन्याय किया है। आज वही प्राकृतिक हमसे बदला ले रहे हैं, चाहे वो कोरोना महामारी हो या फिर कोई और प्रलय की स्थिति हो। इसीलिए हम सभी लोगों को प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ न करके इनके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है और इनके प्रति लोगों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। इस प्रकार से संस्कृति बचाओ यूनियन अस्तित्व में आई। जैसे ही 2020 खत्म हुआ, धीरे धीरे चुनौती का सामना करते हुए हम सब लोगों ने इस मंजर से बाहर निकला। फिर पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी होने लगी, यानी कि हमारे देश का ही नहीं, अलग अलग जगह जहां ऑक्सीजन की भंडार कम थी, ऑक्सीजन की कमी होने लगी। फिर हम सभी लोगों ने इस अभियान को जोड़ दिया और बहुत मजबूती के साथ इस पर कार्य किया। क्योंकि महामारी के दौरान ही मेरा परिचय होता है सब समाज एकता संगठन के उस समय के राष्ट्रीय संरक्षक
श्री फरमान हिंदुस्तानी जी से। हम दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होती है, कई सारे मुद्दों पे हम दोनों के बीच बातचीत होती है। फिर मैं इनके सामने कई सारे प्रस्ताव रखता हूँ, फरमान हिंदुस्तानी जी के सामने कई सारे प्रस्ताव रखता हूँ, संगठन के बारे में कई सारी बातचीत होती हैं। फिर बातचीत के दौरान हम इन संगठन से संबंधित डेटा मांगते हैं कि मुझे आप अपने संगठन से संबंधित कार्य की गतिविधि, आइडियोलॉजी के डेटा दीजिए, तभी जाकर हम आपकी सब समाज एकता संगठन को समर्थन देंगे। संगठन के उस समय के राष्ट्रीय संरक्षक फरमान हिंदुस्तानी ने बिना देरी किए हुए मुझे संगठन के हर एक डॉक्यूमेंट भेज दिए, हर एक चीज़ों मुझे परिचित करा दी। उसके बाद एक सदस्य के रूप में नॉर्मल मैं सब समाज एकता संगठन का सदस्य बनता हूँ। बिल्कुल आप ही की तरह, आप ही साथियों में बहुत सारे लोग हैं हमारे जो सब समाज एकता संगठन के सदस्य के रूप में सब समाज एकता संगठन के 2021 में 20 में एक सदस्य बनता हूँ नॉर्मल। उसके बाद संगठन के उस समय के राष्ट्रीय सलाहकार और राष्ट्रीय प्रचारक राशिद अली जी के नेतृत्व में मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिला अध्यक्ष की। मैं जिला अध्यक्ष पे काम करता हूँ। काम करते करते मेरे कार्यकाल के 2 महीने के बाद ही, जिला अध्यक्ष के 2 महीने के कार्यकाल के बाद ही मुझे बिहार प्रदेश से मुझे राष्ट्रीय कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। एक छोटी सी छलांग मैंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगाई और मैंने यह निर्णय लिया कि हर चीज संगठन के हित में, जो भी फैसले लिए जाएंगे वो संगठन के हित में हो। राष्ट्रीय कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमने बहुत सारे कार्य किए। उस समय संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे राष्ट्रीय संरक्षक फरमान हिंदुस्तानी, राष्ट्रीय सलाहकार और राष्ट्रीय प्रमोटर राशिद अली जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मासूम अली जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष असलम अंसारी जी, राष्ट्रीय कानूनी सुरक्षा सलाहकार साबुद्दीन सिद्दीकी जी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, कई सारे लोग थे। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जेपी गुप्ता जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम स्वरूप जी, राष्ट्रीय सचिव एमडी आसिफ अली जी, महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताजुताज जी, वे सभी लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर थे। और मैं उस समय लगभग 2021 का बात कर रहा हूँ, मैं संगठन के राष्ट्रीय कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष था। करीब कुछ दिनों तक हमने बहुत अच्छे से संगठन के हित में हमने कई सारे फैसले लिए, कई सारे निर्णय लिए और बेहतर कार्य किया राष्ट्रीय कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद 5 जून 2021 को हम पंजाब में थे, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ हमारी कार्य थी वहाँ, तो उसको लेकर के, ठीक है। उसके बाद 30 अगस्त 2021 को हमने सब समाज एकता संगठन की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में संबोधन दिया। हमने अपनी बातें रखी जिसमें संगठन के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण सम्मिलित थे और पहली बार हमने अपनी बातों को सब समाज एकता संगठन के मंच पे साझा किया। 3 सितंबर 2021 को मुझे राष्ट्रीय कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद ही 23 सितंबर 2021 को हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पर्दाफाश मुहिम चलाई थी, जिसमें भ्रष्टाचार से संबंधित लोगों को हमने कई सवालों को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया था। बाद सितंबर अक्टूबर, इनके 2 महीने बाद ही 2 अक्टूबर 2021 को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असलम अंसारी, संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक श्री फरमान हिंदुस्तानी, संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार उस समय थे राशिद अली जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मासूम अली जी, सब सहमति से मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर दिया गया। फिर मैंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे सब समाज एकता संगठन में कार्य करना शुरू किया और मेरी सबसे बड़ी जो कार्य थी राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में सब समाज एकता संगठन में राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए जाने के बाद हमने 2 अक्टूबर 2021 को एक अनाउंसमेंट जारी किया कि हम अपने संगठन
संस्कृति बचाओ यूनियन को सब समाज एकता संगठन में विलय करने जा रहे हैं। ये अनाउंस इसके कुछ दिनों के बाद 9 अक्टूबर 2021 को हमने संस्कृति बचाओ यूनियन को सब समाज एकता संगठन में विलय कर दिया। और ये खबर 11 अक्टूबर 2021 को हिंदी दैनिक समाचार पत्र गुल टाइम्स पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद ही अक्टूबर महीने में ही संगठन की सबसे बड़ी अधिवेशन एक महासभा हुई। संगठन के 23 अक्टूबर 2021 को संगठन की एक सबसे बड़ी महासभा रखी गई, जिसे नेतृत्व कर रहे थे उस समय के संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार राशिद अली जी, मुकेश चंद्र शर्मा जी, उसके बाद कई सारे लोग वहाँ थे। अनीस खान जी थे जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे। वो बरेली से संगठन के महासभा को आयोजन कर रहे थे, उनके नेतृत्व में ये आयोजन किया गया था। इनसे पहले 15 अक्टूबर 2021 को हमने राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर संगठन को एक नियम कायदों में बांधने का काम किया। संगठन की विचारधारा को एक नियम शर्त के आधार पर जारी किया, जिसे हमने संगठन का संविधान नाम दिया। और इसमें हमने यह तय किया कि संगठन के प्रत्येक सदस्यों का अधिकार, प्रत्येक सेनानियों का कर्तव्य क्या होनी चाहिए। संगठन के विचारधारा को हमने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। और 15 अक्टूबर विजयदशमी के दिन 15 अक्टूबर 2021 को विजयदशमी के दिन संगठन की राष्ट्रीय प्रस्तावना यानी कि संगठन के उद्देशिका को लागू कर दिया गया। संगठन में 23 अक्टूबर 2021 को बरेली महासभा हुई, जिसमें संगठन के सभी पदाधिकारीगण, सभी नेशनल लेवल के पदाधिकारी उपस्थित हुए। मैं एक अलग स्टेट में था, जिस कारण से मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो पाया। ठीक है। उसके बाद 26 अक्टूबर 2021 को हमने मदर टेरेसा फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव रह चुकी सुनीता डोगरा से बात की और उसे सब समाज एकता संगठन के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। सुनीता डोगरा हिमाचल प्रदेश में एक समाज सेविका है और मदर टेरेसा फाउंडेशन के वो राष्ट्रीय सचिव रह चुकी है। हमने उन्हें हिमाचल प्रदेश से महिला शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी 26 अक्टूबर 2021 को। 30 अक्टूबर 2021 को हमने बिहार कार्यकारिणी की गठन की और बिहार कार्यकारिणी के गठन के अंतर्गत हमने मोहन जी चौरसिया, इश्तियाक अहमद, अमरजीत कुमार यादव और निरंजन विद्यार्थी को बिहार की अलग अलग जगहों से संबंधित जिम्मेदारी को दी सौंपी। 16 नवंबर 2021 को संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक फरमान हिंदुस्तानी के आदेश पर अजय कुमार गुलजारिया को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया। उसके बाद फिर हमारी पर्सनल जिंदगी में एक बहुत बड़ी भूचाल आती है और ये भूचाल हमारी जिंदगी को उथल पुथल करके रख देती है। 17 नवंबर 2021 को मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे अब तक के सब कुछ, मेरे मामा जी का एक सड़क दुर्घटना में, एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। और ये घटना आज भी मुझे अंदर से झकझोर देती है। आज मैं जहाँ भी हूँ, जिस जगह भी हूँ, उन्हीं गुरु के बदौलत हूँ जिन्होंने मुझे हर मोड़ पे गाड़ी दिया था, जो दुनिया से मेरे लिए लड़ जाते थे। आज भी उनकी कमी मेरी ज़िंदगी में खल रही है। हमेशा मैं उनकी आवाज़, उनकी बताई हुई चीज़ों पे चलने का प्रयास करता हूँ और इन द फ्यूचर में करूँगा, क्योंकि उनका मेरे ज़िंदगी में, मेरे यहाँ तक की सफ़र की सबसे बड़ा योगदान थी। मेरे हर पड़ाव पर मेरे मामा जी मेरे साथ दिए। और 17 नवंबर 2021 को एक सड़क दुर्घटना में हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले जाते हैं। और ये घटना मेरे जीवन की अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना थी, मुझे अंदर से झकझोर चुकी थी। उसके बाद मैं उस समय पंजाब के बाद अरुणाचल प्रदेश में था।
मेरी लीव एप्लीकेशन स्वीकार नहीं हुई, छुट्टी की आवेदन मेरी स्वीकार नहीं की गई। मैंने कई दिनों तक आवेदन दिए किया। उसके बाद मैंने वहाँ से रिजाइनिंग लेटर दे करके फिर बिहार आया। उसके बाद अपने मामा जी के जो कार्य थे उन कामों में अपना जो प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था, उनको पूरा किया। उसके बाद फिर 9 दिसंबर 2021 को हमने एक और अभियान की नींव रखी और संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक श्री फरमान हिंदुस्तानी के नेतृत्व में जैविक क्रांति लाओ धरती बचाओ अभियान शुरू किया गया था। इसके पीछे हमारा ये मकसद था कि आज हर जगह केमिकल्स की मिलावट की जाती है, हमारे खान पान में ही नहीं, हर चीज़ों में हम केमिकल्स का सेवन कर रहे हैं, जिससे इंसान और मानवता की आयु घटती जा रही है। इनके लिए, इन पे लगाम कसने के लिए हमें जैविक चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है और इसीलिए हमने जैविक क्रांति लाओ केमिकल हटाओ अभियान शुरू किया, धरती बचाओ अभियान शुरू किया। उसके बाद हमने 13 दिसंबर 2021 को नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाना शुरू किया। इसके पीछे हमारे संगठन का एकमात्र उद्देश्य जो छोटे छोटे बच्चे आजकल नशा आदि के शिकार हो रहे हैं उनसे छुटकारा दिलाना था, समाज में उनके प्रति जागरूकता लाना था। क्योंकि आज सामाजिक धरातल पर यदि आप उतर के देख लीजिएगा तो छोटे से छोटे बच्चे नशा का सेवन करते हुए मिल जाते हैं। हमने इस नशा जागरूकता अभियान के अंतर्गत उन सभी खिलाड़ी और एक्टर्स पे निशाना साधा, कटाक्ष किया कि आज हमारे देश के एक्टर्स, खिलाड़ी नशा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हैं, जिनसे हमारे देश के बच्चे यानी कि हमारे देश के भविष्य खतरे में जा रहे हैं। ठीक है, तो सब समाज एकता संगठन के द्वारा 13 दिसंबर 2021 को नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिनके पीछे का उद्देश्य मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ। उसके बाद दिसंबर 2021 को मुझे सब समाज एकता संगठन के दरभंगा जिला अध्यक्ष अमरजीत कुमार यादव के द्वारा मुझे सूचना प्राप्त होती है कि मोतीपुर पंचायत में पैक्स अध्यक्षों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहाँ के किसानों को एमएसपी मूल्य के साथ धोखा किया जा रहा है, करप्शन किया जा रहा है। फिर हमने वहाँ दरभंगा के मोतीपुर के किसानों से के आवाज़ को उठाई और दरभंगा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व के माध्यम से मोतीपुर पंचायत के किसानों को आवाज़ को हमने सब समाज एकता संगठन के माध्यम से उठाया और उनको एमएसपी मूल्य के आधार पे उनके फसलों का उचित रेट दिलवाया। क्योंकि सब समाज एकता संगठन के माध्यम से इन चीज़ों को हाईलाइट कर दी गई थी। 30 दिसंबर 2021 को मोतीपुर की जो भ्रष्टाचार की घटना थी, जिन किसानों के मुद्दों को हमने उठाया था, वो अखबार में प्रकाशित हुई और वहाँ के किसानों को सब समाज एकता संगठन ने अपने नेतृत्व में न्याय दिलाई। अब आती है 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 को संगठन के मधुबनी जिला अध्यक्ष नरेश मधुबनिया को दरभंगा मंडल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें मधुबनी जिला अध्यक्ष से दरभंगा मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। 2 जनवरी को कुछ कारणों की वजह से हम कोलकाता रवाना हुए। 17 जनवरी को देश कई सारे चुनाव आने थे। उस चुनाव में हमने सब समाज एकता संगठन के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई और मतदाता जागरूकता अभियान हम सभी लोगों ने चलाया। इसके पीछे सब समाज एकता संगठन का उद्देश्य था कि मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है, क्योंकि आपका वोट आपका देश का भविष्य तय करता है। ये सब समाज एकता संगठन का मानना था और इसके लिए सब समाज एकता संगठन ने 17 जनवरी 2022 को मतदाता जागरूकता अभियान की शुभारंभ किया। उसके बाद 26 जनवरी 2022 बिहार कार्यकारिणी इकाई की पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित हुआ।
26 जनवरी 2022 को बिहार राज्य के सब समाज एकता संगठन कार्यकारिणी के पुनर्गठन के दौरान गोपालगंज के महिला अध्यक्ष के रूप में श्रीमती माधुरी यादव को गोपालगंज महिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। भानु प्रताप यादव जी को गोपालगंज के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। मधुबनी से महिला शक्ति के अध्यक्ष मोनिका मिश्रा जी को जिम्मेदारी सौंपी गई। और इसी 26 जनवरी 2022 को देश में छात्र आंदोलन चल रहा है, जिसमें इस छात्र आंदोलन की आड़ में देश विरोधी तत्वों ने कई सारे ट्रेनों में आग लगा दी और देश को में एक साजिश के अंतर्गत इस देश को आग में झोंक दिया गया। उसके बाद 14 फरवरी 2022 को मेराज इदरीसी और सलमान खान के द्वारा एक सभा आयोजित की गई। इन सभा में के माध्यम से कई सारे लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। 16 फरवरी 2022 को देश में हिजाब विवाद उठ रही थी। 16 फरवरी 2022 को हमने सब समाज एकता संगठन की ओर से हिजाब विवाद को राजनीतिक एजेंडा करार दिया और देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बताया। उसके बाद 3 मार्च 2022 एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी में भूचाल आती। इनसे 2 महीने पहले मेरे राजनीतिक गुरु यानी मेरे मामा जी मुझको छोड़ के चल चुके थे और इसके 2 महीने बाद ही 3 मार्च 2022 को मामा जी के जाने के बाद मेरे नाना जी भी मुझे छोड़ के चले गए। और अफसोस कि उस समय मैं घर तक नहीं जा पाया। मामा जी के सड़क हादसे में मौत के बाद मैं बिहार तो पहुंचा। उसके बाद जब बिहार से फिर कोलकाता आया, कोलकाता से फिर साउथ इंडिया आया। उसके बाद 3 मार्च 2022 को मैं नाना जी के मौत नहीं आ पाया। उनके अंतिम संस्कार में तक सम्मिलित नहीं हो पाया। इन चीज़ का अफसोस में यानी कि लगभग 3 से 4 महीने में मुझे मेरी ज़िंदगी में 2 बड़े झटके दिए। उसके बाद 9 अप्रैल 2022 को हम सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि सब समाज एकता संगठन की ओर से निःशुल्क शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी और इस दिशा में हम सभी लोगों ने कार्य करना शुरू किया। उसके बाद अप्रैल 2022 में संगठन के विचारधाराओं में टकराव शुरू हुआ और संगठन के विचारधारा में आपसी मतभेद शुरू हो गए, जिसको लेकर के संगठन की सक्रियता और गतिविधि काफ़ी निष्क्रिय हो गई। ठीक है। और इस निष्क्रिय के बाद कई सारे प्रॉब्लम्स और चुनौतियां आने शुरू हो गई। संगठन के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे असलम अंसारी और उस समय के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे मासूम अली। इन दोनों के विचारधारा के अगेंस्ट संगठन के कुछ विचारधाराओं ने आवाज़ उठाना शुरू किया और संगठन के बहुत सारे लोग इन दोनों के विचारधाराओं के खिलाफ थे। अब स्थिति ये थी कि इस बीच में एक राष्ट्रीय स्तर के लोगों को हटाना या फिर बर्खास्त करना एक सबसे बड़ी चुनौती थी। हमने संगठन के राष्ट्रीय संगठन से बात किया और एक ऑनलाइन वोटिंग के अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित किया कि यदि संगठन के राष्ट्रीय मैनेजमेंट टीम के सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संगठन उन्हें बर्खास्त करने के संबंध में यदि वोटिंग देते हैं तो उन्हें संगठन के सभी पदों से बर्खास्त किया जाएगा। हमने एक वोटिंग पोर्टल तैयार की और वोटिंग के माध्यम से सब समाज एकता संगठन की विचारधारा में जो टकराव हो रही थी, जो मतभेद उत्पन्न हो रहे थे, उसको ख़त्म करने हेतु उसमें हमने संगठन के उस समय के जो अध्यक्ष थे असलम अंसारी और मासूम अली को संगठन से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि उन पर संगठन के कानूनी कागजात में गड़बड़ी के कुछ आरोप लग रहे थे और इसीलिए उन्हें संगठन से के सभी पदों से बर्खास्त कर दिया गया और इस प्रकार से संगठन में एक नई कार्यकारिणी की स्थापना हुई। इसी के साथ
संगठन के पहली विचारधारा के बाद ही, जब संगठन में पहली टूट हुई, उसके बाद ही अपोजिशन के रूप में सब समाज एकता संगठन के खिलाफ एक नए ट्रस्ट का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मासूम अली और असलम अंसारी जी, जो संगठन के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। उन्होंने सब समाज एकता संगठन ट्रस्ट के नाम से एक अपना संगठन बनाया और 17 मई 2022 को जो हमने एक अभियान चलाना था 2020 में, पर्यावरण रक्षा जीवन सुरक्षा अभियान को हमने सब समाज एकता संगठन के प्लेटफॉर्म पर भी कंटिन्यू करने का प्रस्ताव दिया और सब समाज एकता संगठन के द्वारा इस अभियान को सब समाज एकता संगठन के मंच से नेतृत्व में इसे कंटिन्यू किया गया और 17 मई 2022 को पर्यावरण रक्षा जीवन सुरक्षा अभियान को सब समाज एकता संगठन के नेतृत्व में पूरे देश में चलाया गया। उसके बाद 8 जुलाई 2022 को डॉक्टर मनोज कुमार सैफी के सहयोग से आँख इत्यादि चीज़ों को निःशुल्क जांच के साथ निःशुल्क दवाई कैंप लगाए गए, जिसमें सैकड़ों लोगों ने इनकी लुत्फ उठाई। उसके बाद 15 अगस्त 2022 को मिराज इदरीसी के नेतृत्व मिराज इदरीसी, सलमान खान जैसे कुछ लोगों को नेतृत्व में सब समाज एकता संगठन उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। 14 अक्टूबर 2022 को संगठन परिवार की ओर से एक बार पुनः निःशुल्क दवाई और फ्री जांच कैंप लगाई गई, कई जगहों पर लगाई गई। ठीक है। 20 अक्टूबर 2022 को सब स्वच्छता और सब निरोग अभियान चलाया गया। इसके पीछे हमारा उद्देश्य था कि जो लोग लाचार हैं, जो लोग बेबस हैं, उन तक हमारे स्वास्थ्य संबंधी सुविधा पहुंच नहीं पाती है और उन तक ये सुविधा पहुंचाने के लिए हमने सब निरोग सब स्वच्छता अभियान जारी किया। 28 अक्टूबर 2022 को संगठन कार्यकारिणी में बदलाव किया गया और इस बदलाव के अंतर्गत संगठन के लिए सबसे अधिक मेहनत करने वाले हमारे सेनानियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और उनकी प्रमोशन कर राष्ट्रीय लेवल पर उन्हें पद दिया गया, उन्हें जिम्मेदारी दी गई। 25 नवंबर 2022 को सब समाज एकता संगठन और अटल भारतीय सेवा के माध्यम से कंबल का वितरण शुरू किया गया, जिसमें कई सारे लोगों को, लगभग 200 से 250 से अधिक लोगों को निःशुल्क कंबल का वितरण किया गया, जिसका संचालन कर रहे थे सब समाज एकता संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके। उसके बाद 17 दिसंबर 2022 को फिर सब निरोग सब स्वच्छता अभियान का जो कैंपेन था उसको कंटिन्यू किया गया दूसरी जगह पे। 18 दिसंबर 2022 को सलमान खान और मिराज इदरीसी के नेतृत्व में सहारनपुर महासभा आयोजित की गई, जिसमें कई सारे निर्णय लिए गए। उसके बाद 2 जनवरी 2023 को सब समाज एकता संगठन के द्वारा पुलिस हमारे सुरक्षा कवच अभियान शुभारंभ किया गया। इसके पीछे का हमारा उद्देश्य था कि जो पुलिस है, जो प्रशासन है, जो कानूनी ऑफिसर्स हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए हरदम तैयार रहते हैं। उन्हें सम्मान करना, उन्हें सम्मान देना हमारा परम दायित्व और कर्तव्य है और इसके लिए हमने सब समाज एकता संगठन की ओर से संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरमान हिंदुस्तानी के नेतृत्व में पुलिस हमारी सुरक्षा कवच अभियान को लॉन्च किया। इसके बाद संगठन में एक बार पुनः कुछ मतभेद शुरू हुए और इस मतभेद के बाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री फरमान हिंदुस्तानी ने उस संगठन के राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष थे उस समय राशि अली जी, उन्हें बर्खास्त कर दिया किसी कारण की वजह से। उसके बाद 6 मार्च 2023 को एक बार पुनः संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को हमने भंग कर दिया और संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पुनर्गठन किया गया, जिसमें कई सारे नए चेहरे को जगह दिया गया राष्ट्रीय स्तर पर और कई सारे लोगों को सम्मिलित किया गया संगठन के नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान, जिसमें सलमान खान, मोनिका मिश्रा जी थे, भानु प्रताप यादव जी थे, नरेश मधुबनिया जी थे, कई सारे लोग थे जो ताज जी थे, MD आसिफ अली जी थे, जिन्हें संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का संदर्भ बनाया गया।
उसके बाद 23 अप्रैल 2023 को मुझे संगठन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी को मुझसे वापस लेते हुए संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा संगठन प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया। इसके साथ ही संगठन के राष्ट्रीय मैनेजमेंट टीम की अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति की गई। 10 अगस्त 2023 को हमने लीडर कॉन्वेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके पीछे हमारा उद्देश्य संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा संगठन प्रमुख की जिम्मेदारी संभालने के बाद हमने पहली काम 10 अगस्त 2023 को लीडर्स कॉन्वेंशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। इसके पीछे क्या हमारा उद्देश्य था, संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उन्हें इस प्रोग्राम के अंतर्गत सामाजिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना। संगठन में कार्य की गतिविधि को बढ़ाने के लिए संगठन के पदाधिकारियों को तैयार करना और सामाजिक गतिविधियों से संबंधित जानकारियों के साथ समाज और राष्ट्र में बेहतर नेतृत्व के लिए उन्हें योगदान के लिए तैयार करना था, ताकि वो समाज के बेहतर नेतृत्व में अपना योगदान दे सके। 20 अगस्त 2023 को हमने एक अनाउंसमेंट जारी किया कि हम संगठन के सभी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और नेशनल मैनेजमेंट टीम के जितने भी सदस्य हैं सभी को अपनी तरफ से गोल्डन आईडी कार्ड प्रदान करेंगे। और हमने संगठन के सभी मेंबर्स को, जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, राष्ट्रीय मैनेजमेंट टीम के सदस्य, राष्ट्रीय मैनेजमेंट टीम के अध्यक्ष होने के नाते उन्हें गोल्डन आईडी कार्ड प्रोवाइड किया। 20 दिसंबर 2023 को संगठन के पिछले 2 साल के कार्यों के काल पर आधारित हमने संगठन में सबसे बेहतर कार्य करने वाले, बेहतर योगदान देने वाले और अच्छे नेतृत्व करने वाले मेंबर्स को सम्मानित करने का एक प्रस्ताव संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरमान हिंदुस्तानी के सामने रखा और यह घोषणा की कि हम उन सभी लोगों को उनके कार्य की मुआयना करके, उन्हें कार्य को अवलोकन करके बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित करेंगे, जिन्होंने पिछले 2 साल पर संगठन में सबसे बेहतर कार्य किया है। और 29 दिसंबर 2023 को हमने उन नामों की घोषणा की जिन्हें 31 दिसंबर 2023 को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से सम्मानित करने वाले थे। इसके अंतर्गत हम भानु प्रताप यादव, ताजोताज जी, मोनिका मिश्रा, नरेश मधुबनिया, MD आसिफ अली, सलमान खान जैसे लोगों को नाम का अनाउंसमेंट किया। और 31 दिसंबर 2023 को हम इन सभी लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड सर्टिफिकेट से सम्मानित किया। इसके पीछे हमारा मकसद संगठन में सबसे बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारी, सेनानी और लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ उनके कार्यों का श्रेय देना था। उसके बाद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे बीच ये बातचीत हुई कि हम रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देंगे। इसके लिए हमने निर्णय लिया लघु उद्योग के लिए हम प्रशिक्षण तैयार करेंगे और इसके लिए फरमान हिंदुस्तानी लगातार कार्यरत है इस दिशा में कि हम संगठन की ओर से लघु कुटीर और स्वरोजगार के प्रशिक्षण को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर से संगठन में कुछ आपसी मतभेद शुरू होते हैं और आपसी मतभेद के अंतर्गत जो हमारे संगठन की कुछ सेनानी हैं वो संगठन से अलग हो जाते हैं और कुछ कारणों की वजह से उन्हें संगठन से बाहर कर दिया जाता है। कुछ आरोप लगते हैं। इसके अंतर्गत फिर से एक नया संगठन का उदय होता है जिसका नाम होता है सब समाज मानव अधिकार संगठन और इन्हें नेतृत्व कर रहे होते हैं शौकीन अली और मेराज इद्रिसी। हमारे कूटनीतिक प्रयास, हमारी लगातार इनसे बातचीत होती रही बीच बीच में और एक कूटनीतिक प्रयास के अंतर्गत हमने फिर से जो सब समाज एकता संगठन से टूटकर बिखरी हुई एक संगठन थी, टूटकर अस्तित्व में आई हुई जो संगठन थी सब समाज मानव अधिकार संगठन, उसको एक कूटनीतिक प्रयास के अंतर्गत 23 सितंबर 2024 को सब समाज एकता संगठन में विलय करने में कामयाब रहा और ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और आज तक इसी प्रकार से संगठन कार्य कर रही है और कार्य कर रही है। ये कोई कहानी नहीं है,
बल्कि सब समाज एकता संगठन की पूरी उतार चढ़ाव की एक कैसे सब समाज एकता संगठन एक छोटी सी विचारधाराओं को लेकर के आज देश की सत्ता और हमारे संगठन का कामयाबी का ये उतार चढ़ाव की जो कहानी आपने अभी सुनी, ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। हमारे पास सारे एविडेंस है, हमारे पास सारे कागजात हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं कि हम कब और क्या कार्य किए हैं। मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं कर पाई जितना सब समाज एकता संगठन इन 5 सालों के दौरान कर दी। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को इतने सारे कार्य करने में वर्षों लग गए। हमने एक छोटी सी जगह से निकल के आज देश के 27 राज्यों में हम फैले हुए हैं, हमारे सदस्य फैले हुए। इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे संगठन के प्रति आप सभी का अथाह मेहनत, खून पसीने की जो मेहनत आपने संगठन में जो समय आपने दिया, ये अद्वितीय है। हम संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, संगठन प्रमुख तथा संगठन की मैनेजमेंट टीम के अध्यक्ष आप सभी को अपने इस अवार्ड की श्रेय देते हैं, क्योंकि आप सभी ने हमारे नेतृत्व में काम किया, आप सभी ने हमारे मार्गदर्शन में काम किया, इसीलिए इसका श्रेय आप लोगों को जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप सभी इसका हिस्सा बनेंगे और आप सभी लोग इसे अचीव करेंगे। हमें बहुत खुशी होगी जब आप इस अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे और मैं खुद आपको इनसे सम्मानित करूँ। बाकी आप सभी को संगठन के भविष्य के कार्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने संगठन में जितने मेहनत किए, जितने कार्य किए, वो अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। आपने संगठन के लिए अपने समय, अपने परिवार, अपना हर चीज़ भुलाया। और एक समय था जब सभी लोग रात में जग जग कर एक बजे रात तक संगठन के लिए प्लानिंग कर रहे थे। ये वो दौर था संगठन का जब हम सभी लोग रात्रि 10 बजे से लेकर के रात्रि 4 बजे तक प्लानिंग करते थे, जब संगठन की परिवार बहुत तेज़ी के साथ विस्तार हो रहा था। और हम सभी लोग रात के 10 बजे से लेकर रात के 4 बजे तक कॉन्फ्रेंस में अलग अलग जगहों से मीटिंग कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, कैसे हमारे संगठन को एक बेहतर रूप दिया जाए, मजबूती दिया जाए हमारी विचारधारा को। और इस प्रकार से सब समाज एकता संगठन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद, तमाम संघर्ष के बावजूद आज 5 वर्षों में यहाँ तक पहुँची। यह बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे भाई। सब समाज एकता संगठन से कई सारे संगठन की उत्पत्ति हुई। आज चश्मा लगा के तो क्या, आप दूरबीन से भी देख लीजिएगा ना, तो वो सारे संगठन दूर दूर तक नजर नहीं आते। लेकिन सब समाज एकता संगठन आज भी लगातार मजबूती से अपने विचारधारा पे खड़ी है और कार्य कर रहे हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, हमेशा अपने कार्य, अपने राष्ट्रीय सर्वोपरि विचारधारा को समर्थन देना। और हमेशा एक ही विचारधारा है सब समाज एकता संगठन के, राष्ट्रहित सर्वोपरि। क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। हमारे लिए हमारे धर्म से बड़ा, हमारे लिए हमारे मजहब से बड़ा, हमारी सबसे बड़ी आइडियोलॉजी हमारी देश है, हमारा राष्ट्र है। क्योंकि हम सभी लोग राष्ट्र से हैं, हम सभी एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। और देश की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा तो यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश में अपना योगदान दें। तो आइए बिना देर किए हुए हम सभी लोग सब समाज एकता संगठन के मंच पर आकर सब समाज एकता के साथ, सब समाज एकता संगठन के साथ मिलकर अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। हम आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं कि आप सभी लोग आइए। बाकी ये हमारा वादा है आपसे, हमारा ये प्रॉमिस है कि आप यदि सब समाज एकता संगठन की ओर से एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारे द्वारा 10 कदम बढ़ाए जाएंगे। यदि आपने सब समाज एकता संगठन में एक छोटे से योगदान दिया है, अपने समय का छोटा सा हिस्सा भी हमने आपने सब समाज एकता संगठन में दिया है,
तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आपको आपके कार्यों का श्रेय अवश्य मिलेगा। आइए हम सभी जाति, धर्म, मजहब, समुदाय के बंधनों को तोड़कर सब समाज एकता संगठन के साथ मिलकर अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। हमें आपके साथ मिलकर कार्य करने में बहुत खुशी हो और हम चाहेंगे कि आप अपने नेतृत्व में सब समाज एकता संगठन को अपने इलाकों में, अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र को एक नया दिशा दें। बाकी हर सहयोग, हर समर्थन, हर हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बेहतर नेतृत्व दे सकें। यदि मैं सब समाज एकता संगठन की सारी कहानी को आपको सुनाना लगूं, इस पूरी गतिविधियों पर चर्चा करने लगूं, तो मुझे लगता है कि दिन रात भी कम हो जाएंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि कैसे हमने चुनौतियों को झेलकर, हर एक चुनौतियों से लड़ते हुए आज इस मुकाम पे पहुँचा है। और लगातार सब समाज एकता संगठन आप सभी के नेतृत्व, कार्य क्षमता और निस्वार्थ समर्थन के साथ लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है और भविष्य में भी आगे इसी प्रकार से बढ़ती रहेगी। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सब समाज एकता संगठन में बेहतर नेतृत्व और कार्यों को एक नया दिशा देंगे। बाकी हमारी शुभकामना हमेशा आप सभी सदस्य और पदाधिकारियों के साथ है। कार्य कीजिए, बेहतर से कीजिए। जहाँ भी हमारी ज़रूरत है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, आप हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ठीक है, बाकी सभी पदाधिकारियों को एक बार पुनः नए साल की शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।